ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इसमें जो है वो जो टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जहाँ दोनों हों, वहां पर उसके ऊपर एक की बजाय दो फोर्सेस अप्लाई होंगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का जो सम है उसको जो है वो हम कलेक्टिवली जो है वो कहते हैं लोरेंट्ज फोर्स। तो अगर कहीं स्टेटमेंट में वो कहता है कि लोरेंट्ज फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो इट मीन्स कि आपने अंडरस्टूड है कि वो चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है डज वर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन डू वर्क जो है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि कहते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, इट डज नॉट डू एनी वर्क जो है, इट इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैं जो लाइन बोलने लगा हूँ वो और से सुनिएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, that always acts perpendicular to the direction of motion of charge particle। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जब मैं आपको बता रहा था कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जो है उसमें F जो है वो परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड बी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और अगर ऐसा है तो जाहिर है एफ डी कॉस थीटा कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो। इट इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसने जो चार्ज पार्टिकल है उसकी सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना होता है। इसने जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को चेंज नहीं करना। ठीक है। सो यहाँ पर जरा गौर करें कि एक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है जी। जरा इसको एक नजर जो है डालें इस पे। कहता सपोज करें कि आपके पास एक पार्टिकल है और एंटर्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। जब वर्ड अक्रॉस आता है इसका मतलब है एट सम एंगल। तो अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो अक्सर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर चेंज या डज नॉट चेंज। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से पैरामीटर चेंज होंगे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, उसने चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देना है। तो डिफ्लेक्शन का मतलब है डायरेक्शन चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वो क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो चेंज हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटीज जैसे वेलोसिटी है जिसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट है, चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज होने से ये भी चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटीज वेक्टर होंगी वो चेंज हो जाएंगी, और जो क्वांटिटी स्केलर है जाहिर उनके डायरेक्शन का लेने देने कोई नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पीड उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, स्पीड भी सेम रहती है। ठीक है। लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ये चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, अगर पार्टिकल्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड एंटर नहीं होता, अक्रॉस जैसे मैंने लिखा है, अगर वो एंटर होता है एट द एंगल ऑफ 0 या 180, तो इसका मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर हो रहा है, फिर तो उसने स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना है। फिर ना तो उसमें वेलोसिटी, मोमेंटम और एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही। फिर सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं, देन ऑल पैरामीटर्स जो हैं विल रिमेन सेम। तो याद रखना ये क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स के साथ आ सकता है, जिसमें कहा जाए अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है इसमें स्केलर चेंज नहीं होंगे, वेक्टर चेंज हो जाएगा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो कहे पैरेलल या एंटी पैरेलल जो है वो अलोंग द फील्ड या जो है वो अपोजिट टू द फील्ड एंटर हुआ चार्ज पार्टिकल। फिर सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, चूंकि डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही। जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे फॉलो कर रहा है तो फिर तो डायरेक्शन भी सेम रहेगी ना जी। तो आंसर जो है वो इसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा कि आंसर जो है वो अब आपने जो है वो वाइजेबल आंसर देना है, ये नहीं कि वहाँ पे तुक्का लगाते थे ना। वहाँ का कॉन्सेप्ट प्रॉपर बता दिया है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। सो इसने सिर्फ डायरेक्शन चेंज होनी है, तो इसका मतलब है कोई भी स्केलर क्वांटिटी जो है यहाँ चेंज नहीं होगी। क्लियर है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब हम बात करते हैं बाकी ऊपर वाले और दो पॉइंट्स की। हाँ जी, जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है तो तब जो है वो वर्क डन भी होगा। अब वर्क डन क्या होगा, अगर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज है लेट से, तो उसको अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है
दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है। सो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो अगर एक आपने जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसको अगर आप पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना चाह रहे हो तो आपको वर्क डन उस पर करना पड़ेगा, यू बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल करेगा, तो आपको वर्क डन ऑन दी चार्ज पार्टिकल करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है अगर आप नेगेटिव प्लेट की तरफ लेके जाओगे, क्योंकि नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर करेगी, सो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हुए उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद खुद आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर वर्क डन करेगी। जैसे ये वही चीज है कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट से इस नीचे फेंकेंगे तो वो खुद खुद नीचे आएगा, इसका मतलब उसके ऊपर वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड कर रही है। लेकिन अगर हम उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा के लेके जा रहे हैं तो वर्क डन आप कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो सेम लाइक दिस, तो इसका मतलब वर्क डन होता है किस केस में, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क कब, जब चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर पॉजिटिव है तो अगेंस्ट द फील्ड, और अगर नेगेटिव है तो अलोंग द फील्ड उसके ऊपर जो है वो सॉरी पॉजिटिव है तो अलोंग द फील्ड वर्क डन होगा उसके ऊपर, और अगर नेगेटिव है तो अक्रॉस द अपोजिट टू द फील्ड वर्क डन होगा। अच्छा, अगर यहाँ से अक्सर आता है एक्सेलेरेशन फाइंड करना, एक्सेलेरेशन अगर फाइंड करना हो, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो एक्सेलेरेशन जो कि एफ ओवर एम होती है, तो एफ की जगह क्यू ई पुट कर दें। तो अगर एक्सेलेरेशन आपको कभी चार्ज पार्टिकल का फाइंड करना आ जाए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ है, तो फॉर्मूला होगा क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। सो इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है जिसमें हमने कहा थी कि मैग्नेटिक फोर्स does no work since it always acts perpendicular to the direction of motion of charged particles but not the magnitude, यानी उसने स्पीड को चेंज नहीं करना। अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सो दैट इज द रीजन कि इसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने पुट किया था। अच्छा, एक और चीज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठी हों, ये आमतौर पर किस सिचुएशन में होता है, जब हम बात कर रहे हो वेलोसिटी सिलेक्टर की, क्योंकि हमारी बुक में वेलोसिटी सिलेक्टर का जिक्र है। वेलोसिटी सिलेक्टर जो है वो क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर जो है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपस में इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं। वेलोसिटी सेक्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं और इक्वल हैं, तो अब एफ ई जो है वो किसके इक्वल होता है, क्यू ई के इक्वल होता है। एफ ई जो है वो क्यू ई के बराबर है जी, यहाँ पर इसको क्यू ई कर लें, इसकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है। और एफ बी जो है वो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है क्यू बी बी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो क्यू क्यू से तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके पास जो है वो आंसर बचेगा ई ओवर बी। और याद रखना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल होता है, वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे के वेलोसिटी पूछी जाए, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ई और बी। और अक्सर जो पेपर में क्वेश्चन में आता है इसका यूनिट बताएं, द यूनिट आप किसका पूछा जाता था, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका यूनिट की इसकी रेशो का यूनिट बताएं, तो ज़ाहिर है इसका इसकी रेशो वेलोसिटी है तो यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको आपने जो अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लास्ट वन टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन का जी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर देखें तो इसमें जो है हमारे पास ये जो थॉमसन ऑपरेटर्स है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, स्पीड भी उसकी यूनिफॉर्म हो और 90 के एंगल परपेंडिकुलरली एंटर हो, तो वो सर्कुलर पाथ जो है उसका एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ बनता है। मैंने तीन चीजें बोली हैं कि जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर हुआ वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म,
ठीक है जी, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, फिर जिस स्पीड से वो आ रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो है वो कांस्टेंट हो, और कितने एंगल पे एंटर हो, 90 के एंगल पे एंटर हो। फिर जो ही वो एंटर होगा तो उसका जो पाथ है वो एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ बनेगा। जब कोई बॉडी सर्कुलर, जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, तो उसमें ज़्यादा दो कंपोनेंट होते हैं उसके। कौन कौन से? उसमें वाई कंपोनेंट भी वेलोसिटी का होता है, एक्स कंपोनेंट भी होता है, और दैट इज द रीजन कि वो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट मुसलसल जो है वो इंटरचेंज होते रहते हैं, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहता है। अच्छा, इसमें जो है वो हमें ये तो पता चल गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, यूजुअली आपकी बुक में लिखा हुआ है एट द एंगल ऑफ 90 एंटर हो, लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट है if a charge particle enters in a uniform magnetic field with uniform speed at the angle of 90, तब जो है वो सर्कुलर पाथ बनेगा। ज़ाहिर है सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस भी होगा जिसको हम आर यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ से आपने चार्ज टू मास रेशो जो है वो फाइंड की थी। तो आपके पास जो है वो कैसे, जो कि इस सर्कुलर पाथ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स जो है, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ से जो है वो देखें एक वेलोसिटी इससे स्क्वायर से क्या होगी, कैंसिल आउट। तो एम वी इज इक्वल टू क्यू वी आर। यहाँ से जो है अगर हम इसको रीअरेंज करें तो रेडियस आपके पास बनेगा एम वी ओवर क्यू बी, या पी ओवर क्यू बी। पी यहाँ क्या होगा? मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ से जो है जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक टाइप बनती है, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपके पास कि आप प्रोटॉन जो है, एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, दूसरा आपने अभी सॉल्व करना है, तो देखते हैं जी कि आप कैसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन है जी, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स एंटर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम मोमेंटम। अब उसने कहा जी एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल जो है वो सेम मोमेंटम के साथ जो है वो एंटर हुए। अब हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी। अब चूंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों एंटर हुए हैं एक ही मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उनकी कांस्टेंट लेंगे हम। पी मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है कि जो रेडियस है वो सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर रह गया। कौन सा जी? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर डायरेक्टली सॉरी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रह गया? चार्ज के ऊपर। क्योंकि मोमेंटम आपने ऑलरेडी कांस्टेंट कहा है जी, सेम मोमेंटम के साथ एंटर होता है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका मतलब है रेशियो ऑफ रेडियस क्या बनेगा? आर पी ओवर आर एल्फा इज इक्वल टू क्यू एल्फा ओवर क्यू पी, क्योंकि इनवर्स है ना, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल चार्ज है। तो क्यू एल्फा ओवर क्यू पी जो है वो किसके इक्वल होगा जी? अब देखें चार्ज ऑन अल्फा क्या होता है? 2 टाइम्स दैट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो 2:1 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2:1। ठीक है जी। अब नीचे वाला क्वेश्चन जो है आपने खुद सॉल्व करना। क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ एक वर्ड मैंने चेंज किया है। A proton and alpha particles enters in a uniform magnetic field perpendicularly having same kinetic energy. अगर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर होते हैं, ये सेम मोमेंटम के साथ एंटर हुए थे, अगर सेम मोमेंटम के साथ एंटर होते हैं तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो कि चार्ज है, मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख ली थी आपने, तो आंसर आया है 2:1। अब आपने बताना है कि अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर होते हैं तो रेशियो ऑफ रेडियाई क्या आती है? हाँ जी, सॉल्व करें, शाबाश जल्दी करें। अरे आप चेक करते हैं कि कौन आंसर ठीक करता है। हाँ जी, मुझे आंसर करें इसमें चैट में। अगर जो है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जो है वो सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर होते हैं, देन जो रेशियो ऑफ रेडियाई है वो क्या बननी चाहिए? हाँ जी, 2:1। उस्मान अली, शाबाश। देखिए ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई ट्राई करता है आंसर दें कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करके सोचें। शीजा विद 2:1, गुड जी। और कोई? हाँ जी, और कोई स्पूत? 1:2। हाँ जी जम्बल, 1:2। एनी अदर? 1:2। अच्छा जी, देखिए अब आप लोगों के आंसर 2:1 या 1:2 ही आने हैं, क्योंकि एक सिलसिला शुरू हो गया अब। तो अब ये 2:1 या 1:2 ही रहना है। अब जरा चेक करते हैं कि आंसर क्या है। अब देखिए हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है आर इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी। अब उसने काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रख दिया, उस सूरत में हमने अपने फॉर्मूले को ना रीअरेंज करना है। ठीक है,
अब रीअरेंज करना है तो कैसे करेंगे, जरा गौर करते हैं। अब देखो कि हमने जो है वो इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखी है ना, तो जरा देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो भाई बात ये है कि हमारे पास फार्मूला R इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी। अब क्या आपको मैंने बताया नहीं हुआ कि काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। इसका मतलब मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें। इसका मतलब है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी उसने कहा कांस्टेंट रखें, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दें, बी को कांस्टेंट कर दें, तो पीछे जो है वो आपके पास क्या बचा वेरिएबल में, मैस बचा और चार्ज। ये टू भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट का हिस्सा है। अब इसका मतलब वेरिएबल आपके पास मैस और चार्ज बचेगा, लेकिन मैस स्क्वायर रूट के नीचे है। इसका मतलब है आर पी ओवर आर एल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट, जो कि मैस के ऊपर स्क्वायर रूट है, mass of proton over mass of alpha particle multiply by charge on alpha particle over charge on proton। ठीक है जी। अच्छा अब देखो कि mass of proton वन टाइम और charge of alpha mass of alpha particle 4 होता है, और चार्ज ऑन अल्फा 2 टाइम्स होगा और चार्ज पी पे 1 टाइम है। तो अब जरा देखें ये 1/4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है ना, 1/2, 2 से कैंसिल हो, आपका आंसर जो है वो क्या बनना है, 1:1। तो जब भी इस तरह से देखें एक वर्ड सिर्फ चेंज हुआ है, सेम मोमेंटा की जगह उसने सेम काइनेटिक एनर्जी कही है, तो आपका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग रीअरेंज होना चाहिए, फिर आपका आंसर जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से वाइजली सॉल्व किया करेंगे, चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। क्या आपको नहीं बताया हुआ कि काइनेटिक एनर्जी हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड में एम होती है, तो आपको फौरन यहाँ से मोमेंटम को जो है रिप्लेस कर देना चाहिए था काइनेटिक एनर्जी जिसमें आ जाए, और यहाँ से आप इसको इजीली जो है वो आंसर कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली एंटी टेस्ट। जब आप एक फार्मूला दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, एक जो है क्वेश्चन दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, आप देखें ना ये क्वेश्चन दोनों सेम है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप रट्टा लगा लें और फार्मूला एक ही सब पे अप्लाई कर दें, इस पे डिफरेंट फार्मूला यूज हो रहा है, इस पे डिफरेंट फार्मूला यूज हो रहा है मोमेंटम वाले पे। सो इट मींस कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ अगर करेंगे तो फिर ही जो है वो आप कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट ही हम मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कहता है कैन डू नोवा का, ये आगे भी हमने बात कर ली है। हाँ नेक्स्ट जो है वो कहता है टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल सब्जेक्टेड टू अ सर्कुलर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड है। इससे रिलेटेड भी अक्सर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। देखें अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो हमें पता है क्या होता है, 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो 2πr होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। अच्छा सरकमफ्रेंस ओवर वेलोसिटी, अब सरकमफ्रेंस 2πr हो गया, वेलोसिटी किसके इक्वल है, क्यू वी बी के। क्यू वी बी जो है ये क्यू बी, हाँ जी ये क्यू बी आर है, सॉरी क्यू बी बी नहीं, क्यू बी आर होगा। ठीक है क्यू बी आर। अच्छा अब देखो कि ऊपर आपके पास है 2πr और नीचे है क्यू बी, तो आर आर से जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके पास जो फॉर्मूला बचेगा वो आएगा टी इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है जी, 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला बन गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ कहीं भी रेडियस नहीं है, तो यहाँ से आप जो है वो एक चीज जो है अंडरस्टूड कर सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। इसका मतलब है कि दो पार्टिकल्स अगर डिफरेंट रेडियस पे भी मूव कर रहे हैं, तो वो उनका जो रेडियस है वो उसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर सेम चार्ज पार्टिकल जो है वो दो डिफरेंट रेडियस पे आपको कहा जाए कि मूव कर रहा है, तो दोनों एक ही टाइम में जो है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। अच्छा ये तो हो गया टाइम पीरियड, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एफ इज इक्वल टू चौके होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ से क्यू बी ओवर 2πm आ जाएगा। अच्छा आप देखो कि यहाँ पर जब भी आपको जो है वो पूछा जाए चार्ज पार्टिकल का मैस का, एक चार्ज पार्टिकल है वो एंटर हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे यहाँ वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर यहाँ दोबारा आप लिख लें जी, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दे स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ये बताएं उनकी रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप देखें कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जो फ्रीक्वेंसी है वो चार्ज पे भी डिपेंड करेगी और मैस पे भी डिपेंड करेगी।
चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी, मास पे इन्वर्सली डिपेंड करेगी। तो अगर मुझे यहाँ पर जो है वो लेट्स से के ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन था, मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी हो प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल, अगर वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल सॉरी प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल जो है, तो अब देखिए ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी और मास पे भी। तो मैं कहूँगा चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि चार्ज ऊपर है, और चार्ज ऑन जो है वो अल्फा पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय जो है वो मास डिनोमिनेटर पे है, तो मास ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑन प्रोटॉन। ठीक है जी, अब देखें ये सिंपल है जी, चार्ज ऑन प्रोटॉन वन टाइम होता है ओवर टू, मास ऑफ पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल 4 होता है ओवर 1। इसका मतलब है इसमें आपका आंसर जो है वो क्या आएगा 2:1। तो उनकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है उसकी रेशो क्या आएगी 2:1। इसी तरह से अगर टाइम पीरियड की रेशो पूछी जाए तो 1:2 आ जाएगा। सो इस तरह की चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अक्सर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी ये चीजें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है जिसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों कंपोनेंट हों, तो ज़ाहिर है पैरेलल और परपेंडिकुलर अगर दोनों कंपोनेंट है वो स्पाइरल पाथ बनाएगा, देन इट विल अडॉप्ट अ हेलिकल जो है वो पाथ। अब दोनों कंपोनेंट कैसे बनते हैं, जैसे एंगल है 45 है, 45 पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू सेम होती है, उसमें एक्स कंपोनेंट भी है वाई कंपोनेंट भी है। तो जब पार्टिकल मूव करेगा तो कभी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, कभी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि अगर एक्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तो वाई कंपोनेंट पैरेलल होगा, वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तो एक्स कंपोनेंट पैरेलल होगा। तो इसका मतलब है कि तो वेलोसिटी का अगर दोनों कंपोनेंट्स में एक परपेंडिकुलर है एक पैरेलल है, तो वो उसको सर्कुलर पाथ के में घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो परफेक्ट सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा, जो कि साथ आगे बढ़ता जा रहा है, तो हेलिकल टाइप पाथ बनेगा। बाकी ऑलरेडी हमें पता है अगर 90 पे एंटर हो तो डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन नॉट द स्पीड की, हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। चार्ज टू मास रेशियो जो है इसमें इसकी डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट वन, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। चार्ज टू मास रेशियो बी ओवर बी आर, ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ही हमने बात की कि जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इस ऑपरेटर्स को हम कहते हैं थॉमसन ऑपरेटर्स, जिससे आप चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर रहे हो। अच्छा, वी ओवर बी आर है ना यहाँ पर। अच्छा, इसमें ना दो चीजें हैं, वी वेरिएबल है और आर वेरिएबल है। वी वेरिएबल है और रेडियस वेरिएबल है। तो रेडियस तो आपको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, ये जो थॉमसन का ऑपरेटस है उसमें हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे अगर आप फिल कर दें, तो वो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो फ्लोरेसेंस के फिनोमेना की वजह से उनकी जो ट्रेजेक्टरी है जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, तो वहां से हम रेडियस जो है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब रह गया स्पीड फाइंड करना, तो स्पीड फाइंड करने के लिए ना दो मेथड है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेथड है और दूसरा वेलोसिटी सिलेक्टेड मेथड है। पोटेंशियल डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, हमें पता है कि चूंकि जब आपने उसको एक्सेलरेट करवाया था इलेक्ट्रॉन को, तो एक्सेलरेट करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर v दिया था, तो आपने इसका मतलब है उसके ऊपर वर्क डन किया था W इज इक्वल टू क्यू वी, या इसको वी नॉट भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने वी नॉट इसलिए लिखा हुआ है ताकि कन्फ्यूजन ना हो वेलोसिटी में और वोल्टेज में, तो क्यू इंटू वी, वी नॉट कह लें पोटेंशियल जो है, आपने वी नॉट उसको पोटेंशियल दिया। अब ये जो वी नॉट आपने उसको पोटेंशियल दिया है, ये बेसिकली इसके इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। आप देखें ना यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वर्क डन जो आपने उसको किया है, एक्सेलेट करवाया, तो यहाँ से 1/2 एम वी वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है क्यू इनटू वी नॉट। तो यहाँ पे जरा गौर करें तो वेलोसिटी किसके इक्वल निकलेगी, यहाँ से वेलोसिटी जो है वो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, वेलोसिटी यही बनेगी ना। तो अगर ये वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो आपका फॉर्मूला चार्ज टू मास रेशियो का जैसे आपकी बुक में ड्राइव हुआ होगा, क्या बनेगा 2v0 ओवर b स्क्वायर r स्क्वायर। सो अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल डबल कर दें, चार्ज टू मास रेशियो भी क्या हो जाएगी, हजार उस हिसाब से डबल हो जाएगी। सो इसमें जो है वो आप जो है ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें कि ज्यादातर फॉर्मूले की डेरिवेशन या फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि वोल्टेज की टर्म में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या है, वेलोसिटी की टर्म में क्या है। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, दूसरा ये वाला याद रखना है, ये वेलोसिटी का भी याद रखना है। तो वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी आ जाती है आपको, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस v नॉट हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है वेलोसिटी स्टैक्ड मेथड। वेलोसिटी स्टैक्ड मेथड ये होता है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा दें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी।
तो ई वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई, क्यू की जगह ई लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से ई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास वी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई ओवर बी। अच्छा, अगर ये ई ओवर बी है तो हम जो है वो वेलोसिटी की जगह ई ओवर बी अगर पुट कर दें तो ये थर्ड फार्मूला आपके पास आ गया, चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर बी स्क्वायर आर। तो ये आपके पास थर्ड फार्मूला आ गया। सो बुक में सिर्फ वोल्टेज के रेफरेंस से दिया हुआ है, एक और टर्म में आपके पास आंसर आ गया। एंड ये भी आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने वेलोसिटी जगह पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की आती है, वो वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आता है 1.7588 इंटू 10^11 कूलम पर किलोग्राम। सो यहाँ से जैसे उसने पूछा है कि चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन की ग्रेटर होती है लेस होती है इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जो है चूंकि उसका मास कम होता है, चार्ज सेम है प्रोटॉन की जगह निस्बत, तो मास का प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इसलिए सब चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन से ज्यादा होगी, प्रोटॉन की अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होगी। लेकिन इमोशनल नहीं होना। सम टाइम क्वेश्चन पेपर में आता है जी, जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है हैव लीस्ट चार्ज टू मास रेशियो, बताएं जरा आंसर क्या होगा जी, कौन बताएगा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव लीस्ट चार्ज टू मास रेशियो। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, जी डेल्टा, गुड, नेक्स्ट, न्यूट्रॉन, डेल्टा। जी, इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, डेल्टा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि देखें आप ज्यादातर जो है वो मैथ्स के रेफरेंस से देख रहे होते हैं उसको, तो जिसका मैथ्स ज्यादा है उसकी चार्ज टू मास रेशियो कम है तो वो चार्ली को टिक कर देते हैं। आंसर जो है यहाँ पर क्या बनना है, न्यूट्रॉन ही बनना है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता, तो चार्ज ही नहीं होता तो जीरो ओवर मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज टू मास रेशियो जो है वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, सो वेल डन भाई। इसमें जो है वो अब आपने क्या करना है कि इस पूरे यूनिट को रिवाइज करना है। इंशाल्लाह जो है वो आपका नेक्स्ट जो है वो टेस्ट अब अनाउंस कर लेते हैं, टेस्ट डिसाइड कर लेते हैं किस स्टेज को रखना है। अब एक और काम करना शुरू कर दें, जो ईद के नंबर डेज आ रहे हैं अब आप शॉर्ट लिस्टिंग भी स्टार्ट करना शुरू कर दें, और शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर भी मैं आपको एक लेक्चर जरूर दूंगा।